बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं मॉरल स्टोरीज पीके और मैं हूं आपका मेज़बान निसार अहमद। नाजरीन, बहुत अरसा पहले का जिक्र है कि मुल्क यमन के एक शहर में एक बहुत ही नेक और शरीफ आदमी रहता था। ये आदमी एक माहिर दर्जी था। इसके हाथों के सिले हुए कपड़ों की शहर में धूम थी। इसका पूरा नाम तो कोई नहीं जानता था, मगर लोग इसे अब्दुल कहा करते थे। वो ज़्यादातर अमीर ख़वातीन के लिए कीमती मलबूसात सिया करता था जो बेहतरीन सिल्क के कपड़े से बनाए जाते थे। इन मलबूसात के लिए वो आम तौर पर कपड़ा भी खुद ही खरीदा करता था। एक रोज़ अब्दुल कपड़ा खरीदने के लिए मार्केट गया। उस कपड़े से उसे एक अमीर ताजर की बेटी के लिए शादी का लिबास तैयार करना था। काफ़ी देर मार्केट में घूमने के बाद उसे दुल्हन के लिबास के लिए एक कीमती ब्रोकेड का एक कपड़ा पसंद आ गया। इसने वो कपड़ा खरीद कर अपनी हाथ गाड़ी में रख लिया। ये हाथ गाड़ी लकड़ी से बनी एक ट्राली नुमा चीज़ हुआ करती थी जिसमें लोग अपना सामान खरीद कर रखते थे। हाथ गाड़ी में कपड़ा रखने के बाद अब्दुल अपनी पसंद का कोई दूसरा कपड़ा तलाश करने लगा, मगर जब वो दूसरा कपड़ा खरीद कर अपनी हाथ गाड़ी की जानिब मुड़ा तो वो अपनी जगह से गायब थी। अब्दुल ने हर तरफ अपनी हाथ गाड़ी ढूंढी, मगर उसे कहीं उसका नामो निशान न मिला। वो बेचारा खूब चीखा चिल्लाया, राह चलते लोगों से पूछा, मगर कोई उसकी गाड़ी और उसमें रखे हुए कीमती कपड़े के बारे में कुछ न बता सका। चोरी की खबर मार्केट से होती हुई सारे शहर में फैल गई। कुछ ही देर बाद हर एक इस चोरी के बारे में बातें कर रहा था कि आखिर ये काम किसका हो सकता है। अब्दुल को उदास और परेशान देखकर उसके चंद दोस्त शहर के मशहूर काजी उमर करीम के पास पहुंच गए। उमर करीम के इंसाफ का चर्चा दूर दूर तक था। वो हैरत अंगेज तौर पर मुश्किल से मुश्किल मुकदमे का हल ढूंढ निकालता था, लिहाजा उसकी जहानत के सब कायल थे। उमर करीम ने अब्दुल को अदालत में बुलाया और उसकी ज़बानी चोरी की पूरी तफसील सुनी। सारी बातें इंतहाई गौर से सुनने के बाद काजी उमर करीम ने इन तमाम लोगों को अदालत में पेश होने का हुक्म दिया जो चोरी के वक़्त अब्दुल के साथ मार्केट में मौजूद थे। इनमें मार्केट के दुकानदारों के साथ आम खरीदार भी शामिल थे। जब तमाम लोग अदालत में पहुंच गए तो काजी उमर करीम ने अदालत की कार्रवाई शुरू की। कार्रवाई शुरू करने से पहले उसने अच्छी तरह इस बात की तसल्ली कर ली थी कि तमाम अफराद वहां पहुंच गए थे या नहीं। सब लोग अदालत के कमरे में बड़े अदब के साथ खामोश बैठे थे, क्योंकि वो सब लोग काजी का बड़ा एहतराम करते थे और जानते थे कि वो इस वक्त मुकदमे पर गौर खोज कर रहा है। काजी ने खामोशी के साथ बारी बारी उन सब के चेहरों पर एक नज़र डाली और चंद लम्हों बाद अदालत के बाहर खड़े सिपाहियों को बुलाया। काजी ने इन सिपाहियों को हुक्म दिया कि मार्केट के बाहर चौक में लगे मुहाफिज सिपाही के मुजस्मे को गिरफ्तार करके यहाँ लाओ, क्योंकि उसने अपनी ड्यूटी अंजाम नहीं दी। इसकी मौजूदगी में ये चोरी कैसे हो गई? तमाम सिपाही हैरत से काजी का मुंह तकने लगे। बिलाखिर उनमें से एक ने हिम्मत करके कहा, जनाब, आप पत्थर के मुजस्मे को गिरफ्तार करने का हुक्म दे रहे हैं? जनाब, आप एक पत्थर के मुजस्मे को गिरफ्तार करने का हुक्म कैसे दे सकते हैं? काजी ने फैसला कुन लहजे में कहा, हाँ, फौरन इस हुक्म की तामील करो। सिपाही हुक्म की तामील में रवाना हो गए और चौक में नस्ब मुहाफिज के मुजस्मे को रस्सियों से बांधकर अदालत में उठा लाए। अदालत में मौजूद अफराद इस मुजस्मे को रस्सियों में जकड़ा देखकर हंसने लगे और एक दूसरे से सरगोशियां करने लगे कि शायद काजी पागल हो गया है। खुद अब्दुल की भी बेख्तियार जोर से हंसी निकल गई। इसको हंसता देखकर दूसरे लोग भी बुलंद आवाज में हंसने लगे। इन सब की हंसी रोके नहीं रुक रही थी। काजी चंद लम्हों तक खामोशी के साथ सबको देखता रहा और फिर अपनी जगह से खड़ा हो गया और बुलंद आवाज में हुक्म दिया, खामोश, अदालत की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सब लोगों ने अपने काजी के चेहरे पर छाई संजीदगी को देखा और एकदम खामोश हो गए। तुम सब ने अदालत की तौहीन की है, काजी ने गुस्से से कहा, लिहाजा तुम सबको जुर्माना अदा करना पड़ेगा। अब तमाम लोग अपनी अपनी गर्दनें झुकाए खामोश बैठे थे कि काजी उनके लिए क्या सजा तजवीज करता है। जुर्माना ये है कि तुम में से हर एक को इसी वक्त अदालत में कपड़े का एक टुकड़ा जमा करवाना होगा। अदालत में मौजूद तमाम लोगों ने सुकून की एक सांस ली। कपड़े का छोटा सा टुकड़ा देना तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। अदालत के सिपाही हर एक शख्स के पास जाकर कपड़े का टुकड़ा वसूल करने लगे। किसी ने अपने लिबास का कोना फाड़ कर दिया तो किसी ने अपना रुमाल जुर्माने में पेश कर दिया।
عبد الدرزی غور سے اس تمام کارروائی کا جائزہ لے رہا تھا، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، مگر پھر اچانک وہ چلایا، یہ میرا کپڑا ہے۔ اس کی نظریں ایک شخص کے ہاتھ میں دبے پروکیڈ کے ایک ننھے سے ٹکڑے پر جمی ہوئی تھیں جسے وہ سپاہی کو پیش کرنے جا رہا تھا۔ یہ اسی کپڑے کا ٹکڑا ہے جو میرے پاس سے چوری ہوا تھا، عبدل نے کہا۔ دکاندار نے مجھے بتایا تھا کہ اس ڈیزائن کا کپڑا کہیں اور سے نہیں ملے گا، کیونکہ اس کا ایک دوست چین سے یہ ایک ہی سوٹ کا کپڑا لایا تھا۔ قاضی عمر کریم نے سنجیدگی کے ساتھ اعلان کیا کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے چور کو تلاش کر لیا ہے۔ چور سر جھکائے خاموش کھڑا تھا۔ اب تمہیں اس چوری کی سزا دی جائے گی، قاضی چور سے مخاطب ہوا، اور اس محافظ سپاہی کے مجسمے کو اس کی جگہ واپس پہنچا دیا جائے گا تاکہ وہ تم جیسے مجرموں کو پکڑنے میں ہماری مدد کرے۔ قاضی کے ان الفاظ کے ساتھ ہی سپاہی اس مجسمے کو اٹھا کر لے گئے اور اسے اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ کہتے ہیں کہ آج بھی اس مجسمے کے گرد کچھ بسیدہ رسیاں بدی ہوئی دیکھی جا سکتی ہیں۔